हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कुछ और टर्म सीखेंगे। तो जो सबसे पहला टर्म आज हम लोग सीखेंगे वो है गुड्स। गुड्स तो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। इसका मतलब आम बोलचाल की भाषा में माल। तो जिस चीज़ के हम डीलर हैं और उसके लिए हम जो सामान खरीदते हैं उसको गुड्स बोला जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स which are purchased for resale। मतलब जिसको हम बेचने के उद्देश्य से खरीदे हैं वो सामान हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। और which are purchased for producing finished products which are also to be sold। तो ये कह रहा है इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर परचेज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। तो या तो डायरेक्टली हम सेल करने के लिए जो सामान खरीद रहे हैं वो हमारा गुड्स होगा, या अगर हम प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीद रहे हैं जिसको फाइनली प्रोड्यूस करके सेल करना है तो वो मेरा गुड्स कहलाता है। Next term is cost। The amount of resources given for purchase of goods or for receiving services is cost। कॉस्ट का हिंदी शब्द कीमत। तो किसी भी सामान को खरीदने के लिए या कोई भी सर्विस रिसीव करने के लिए जो हमको पेमेंट करना पड़ता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। मान लीजिए ये मार्कर पेन है, इसको खरीदने के लिए जो हमको पेमेंट करना पड़ा, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर पेन। नेक्स्ट टर्म वाउचर। इट इज़ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस on the basis of which transactions are first of all recorded in the books of accounts। तो वाउचर क्या होता है बाबू मेरे? कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का हम कोई भी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इट इज़ अ प्रूफ that a transaction or event has taken place in the business। ये हमारे लिए प्रूफ है कि बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। से फॉर इंस्टेंस, अगर आप कस्टमर को कोई सामान सेल करते हैं, उसके बदले में जो कैश मेमो इशू किया वो आपके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ये आपका वाउचर बनेगा बिजनेस के लिए। इसी वाउचर के बेसिस पे डाटा को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स के बुक्स पे। ओके, उसी तरह से अगर आप बिज़नेस के लिए कोई फर्नीचर ख़रीदे हैं, अब जब फर्नीचर खरीदेंगे तो उसके बदले में आपको बिल मिलेगा ना, तो बिल आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इसी वाउचर के बेसिस पे आप डाटा को, फिगर को अपने अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करिएगा। जो वाउचर्स होता है वो नॉर्मली प्रिंटेड फॉर्म में होता है, उस पर बिज़नेस का नाम, पता सब कुछ लिखा रहता है। ये सीरियली नंबर्ड होता है। वाउचर्स दो तरह के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है फॉर ऑल द पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है फॉर ऑल द रिसीट्स एंड इनकम। तो वो हम लोग आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्काउंट। ये शब्द आप हमेशा सुनते होंगे और इसकी बेनिफिट आपको मिलती भी होगी। जब भी आप कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं तो बोलते हैं भैया डिस्काउंट करिए, कितना % डिस्काउंट दीजिएगा। आप बुक ही परचेज करते हैं तो उस पर आपको सेलर डिस्काउंट अलाउ करता है। तो इट इज़ द रिबेट और allowance given by the seller to the purchaser। डिस्काउंट हमेशा सेलर ही देता है टू द परचेज़र, रिवर्स सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो डिस्काउंट जो हमको छूट मिलता है उसको बोलते हैं। डिस्काउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ द डिस्काउंट allowed by the seller on the list price or catalog price at fixed percentage। It motivates the purchaser to buy goods in large quantity। तो पहला हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट और ये अलाउ किया जाता है सेलर के द्वारा एट फिक्स परसेंटेज। और ये फिक्स परसेंटेज किस पे रहता है? ऑन द लिस्ट प्राइस।
जिसका दूसरा नाम कैटलॉग प्राइस भी है। ठीक है ना। जब भी कोई रिटेलर होलसेलर के पास जाता है सामान खरीदने, तो जो होलसेलर रहता है उसको एक लिस्ट दे देता है सारे सामान का, जिसमें प्राइस मेंशन रहता है। आपको जो सामान परचेज करना आप वहाँ से प्राइस देख सकते हैं। जस्ट लाइक जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ आपको मेनू मिलता है, मेनू में सारा आइटम लिखा रहता है, फूड आइटम्स, साथ में उसका रेट भी लिखा रहता है। तो उसी तरह से यहाँ भी सेलर के पास हर एक आइटम का लिस्ट प्राइस रहता है, और इसी लिस्ट प्राइस पे आपको सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है। उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। ये नॉर्मली आप ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं उस पे मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कोई नहीं करता है, चाहे परचेज़र चाहे सेलर, कोई भी इसकी एंट्री नहीं करेगा। ट्रेड डिस्काउंट is not recorded either by the seller or the purchaser. ठीक है, बस ओरिजिनल जो प्राइस था उससे आपको डिस्काउंट लेस करके अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है, और या तो आप उतना पैसा आपको रिसीव करना है या पेमेंट करना है, सिंपल। नेक्स्ट जो डिस्काउंट का क्लासिफिकेशन है वो है कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट is allowed to customers on prompt payment. It is recorded in the books of accounts. तो कैश डिस्काउंट वी आर ऑल फैमिलियर विथ। अभी आप बुक परचेज करने गए, बुक का प्राइस से फॉर इंस्टेंस 500 रुपीज़ है, शॉपकीपर आपको बोला कि इस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 500 के बुक्स पे आपको 10% के रेट से अगर डिस्काउंट मिलता है तो आप कितना पेमेंट करेंगे? आप पेमेंट करेंगे 450 रुपीज़। तो दिस इज़ दी कैश डिस्काउंट। तो उसी तरह से बिज़नेस में भी जो सेलर रहता है अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ करता है, और ये मोटिवेट करता है परचेज़र को टाइमली पेमेंट करने के लिए। अगर आप टाइम पे पेमेंट कर देंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, बियॉन्ड टाइम पेमेंट करेंगे तो ये कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। इसकी एंट्री दोनों पार्टीज करती है, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। नेक्स्ट टर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको GST के नाम से हम लोग कॉमनली जानते हैं। तो GST आपने भी सुना होगा। पहले बहुत सारा टैक्सेस था, जैसे एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, सर्विस टैक्स था। अब सबको कंबाइन करके मर्ज करके सिंगल टैक्स के परव्यू में ले आया गया है, और उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। All indirect taxes like excise duty, VAT,
सर्विस टैक्सेस एक्सेट्रा are merged into a single tax and is known as GST. It is paid by the purchaser and collected by the seller. तो जीएसटी से पहले बहुत सारा टैक्सेस था। सबसे पहला था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर के द्वारा पेमेंट किया जाता था ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बिफोर इट वॉज सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। तो जैसे ही मार्केट में भेजने के लिए प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाता था, उसी समय पे मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था। उसके बाद वैट पेमेंट करना पड़ता था बाय द होलसेलर, सर्विस टैक्स पेमेंट करना पड़ता था बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इन सारे टैक्स को मिला करके एक टैक्स बना दिया गया है और उस टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स हमेशा परचेज़र पेमेंट करता है और जो सेलर है एज अ मीडिएटर इस टैक्स को कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाकर पेमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म इज एंट्री। व्हेन ट्रांजैक्शंस are recorded in the books of accounts, it is termed as entry। किसी भी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स के बुक में जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एंट्री करना बोलते हैं। एंट्री तो बहुत जगह हम लोग करते हैं। जैसे आप अगर किसी अपार्टमेंट में जाते हैं किसी से मिलने, तो वहाँ आपको गेट पे ही जो रजिस्टर होता है विजिटर्स का, उसमें एंट्री करनी पड़ती है। सारा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में उस पर लिखना पड़ता है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ भी विजिटर रजिस्टर रहता है, उसमें आपको एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ अकाउंट्स में जब हम अकाउंट्स के बुक में कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एंट्री करना बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म बैड डेट्स। द अमाउंट which cannot be recovered from the debtors are known as bad debts. It is a loss for the business. तो जिन डेटर्स को आपने उधार माल बेचा है वो आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ऐसा सिचुएशन हो गया कि उनसे आपको पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तो उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, पैसा डूब गया। इसको हमने सामान बेचा था, वो हमको पैसा नहीं दिया, कहीं दूसरा जगह भाग गया या वो दिवालिया घोषित हो गया, जिसकी वजह से हमको पैसा नहीं मिल पाएगा, तो वो हमारे लिए बैड डेट्स हो जाता है। ये बिजनेस के लिए लॉस है। नेक्स्ट टर्म इंसॉल्वेंट।
a person or an enterprise is not in a position to pay its debts is known as insolvent. आप लोग सुने होंगे कि किसी का दिवालिया निकल गया, कंगाल हो गया, उन पर्सन को या एंटरप्राइज को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब कि वो पर्सन या एंटरप्राइज अपना कर्ज पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, तो दैट पर्सन और एंटरप्राइज इज नोन एज इंसॉल्वेंट। ठीक, इसका उल्टा सॉल्वेंट, a person or an enterprise is in a position to pay its debts is known as सॉल्वेंट। अगर कोई बंदा या बिजनेस एंटरप्राइज अपना सारा कर्ज पेमेंट करने में सक्षम है तो वो सॉल्वेंट है। नेक्स्ट टर्म इज स्टोर्स। द टर्म स्टोर्स includes all those things or material held by the business enterprise for consumption purpose and not to be sold। बिजनेस में कुछ स्टोर्स के आइटम भी होते हैं, बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए ख़रीदा जाता है इन सारे आइटम्स को, बेचने के लिए नहीं। जैसे आप लुब्रिकेटिंग ऑयल ख़रीदते हैं, अगर मशीन रन हो रहा है तो उसके लिए ग्रीस चाहिए, मोबिल चाहिए, तो वो आपके लिए स्टोर्स आइटम है। आपने मशीन के लिए नट बोल्ट्स ख़रीद के रखा हुआ है तो वो भी स्टोर आइटम है, उसको हम बेचने के लिए तो नहीं ख़रीदे हैं ना। हेल्ड के जगह पे यहाँ परचेज कर रहे हैं। Which are purchased, example lubricants, spare parts of machinery or vehicles। Next term revenue from operation। The amount of revenue earned by the business
unit from operating activities it includes revenue from sale of goods or services provided। जो भी रेवेन्यू हमको मिलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, यानी कि बिजनेस को रन करने से, उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म एंटिटी, इट इज एन इकोनॉमिक यूनिट formed to earn income by sale of goods or by providing services। कोई भी बिजनेस यूनिट जिसका फॉर्मेशन हुआ है इनकम अर्न करने के लिए, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। चाहे वो गुड्स सेल करे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट को सेल करे या सर्विस प्रोवाइड करे, ऑल आर नोन एज एंटिटी। टर्नओवर, ये बहुत बार आपने सुना होगा, द टोटल सेल्स of a business unit during a particular period। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में जो बिजनेस का टोटल सेल्स होता है उसको हम टर्नओवर के नाम से भी बुलाते हैं। नेक्स्ट टर्म लाइवस्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल such as cattle or horses are known as livestock। कुछ बिजनेस एंटरप्राइजेस कैटल वगैरह भी रखते हैं, स्पेशली अगर वो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, गाय भैंस रखेंगे ना। हॉर्सेस भी बहुत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, तो उनके लिए वो सारा कैटल क्या हो गया, लाइव स्टॉक हो गया। एंड द लास्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इट इज द डिप्लॉयमेंट of the fund in the shares or debentures of other companies to earn income।
बिज़नेस के पास कभी कभी फ़ंड अवेलेबल रहता है तो उसको बिज़नेस किसी शेयर्स में या डिबेंचर में इन्वेस्ट कर देती है ताकि पैसा मिसयूज़ भी ना हो और उस पे उनको इनकम जनरेट होता रहे। बैंक में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, एनएससी परचेज़ कर लेते हैं, तो ये सारा हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, इट इज़ एन एसेट। होप आपको सारा टर्म्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टर्म्स आपको याद रखना होगा ताकि जब हम आगे न्यूमेरिकल्स बनाएं तो आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट ना हो। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नए क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।